हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और पिछले हफ्ते की तरह से इस हफ्ते भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो न्यूज है, जो करंट अफेयर्स है, उनको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांडी ब्राउन ड्वार्फ पर नजर। तो सबसे पहली बात तो ये ब्राउन ड्वार्फ क्या है और फिर उसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, इसको समझेंगे और इस पूरी कहानी को, इस पूरी न्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है, जो कि ब्रह्मांडी जो संरचनाएं हैं उनकी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। वो वर्तमान के साथ साथ जो पास्ट है यानी कि भूत है उनकी भी तस्वीरें लेने में वो सक्षम है। ये बातें मैंने पहले भी बताई, फिर मैंने आपको रिवाइज कर दिया। तो ये दुनिया का जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है, इसने इस हफ्ते ब्राउन ड्वार्फ पर नजर बैठा दी है, यानी कि उसके बारे में समझना शुरू कर दिया है। उसकी इस संरचना, ब्राउन ड्वार्फ नाम की जो एक ब्रह्मांडीय संरचना है, एक खगोलीय संरचना है, उसके बारे में समझना स्टार्ट कर दिया है, उसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप पूछेंगे सर ये ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है? तो असल में ब्राउन ड्वार्फ एक ऐसे स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है, इस ब्रह्मांडीय संरचना है, खगोलीय संरचना है, जो ना पूरी तरीके से एक तारे की तरह है, ना ही वो किसी ग्रह की तरह से है। मतलब ये कुछ उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसमें वो तारे जैसा दिखता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं जिसमें वो ग्रह जैसे जो है वो लक्षण अपने व्यक्त करता है। तो मतलब यह है कि ना वो तारा है और ना वो ग्रह है, बल्कि इनके बीच की एक संरचना है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्राउन ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्राउन ड्वार्फ है, ये अभी तक 1000 ब्राउन ड्वार्फों को खोजा जा चुका है। लेकिन अब ये ब्राउन ड्वार्फ की कुछ क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी तक पता चली है, अब आगे जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस पर और फोकस करेगा और इस पर अध्ययन करेगा और इसकी तस्वीरें ऐसे ब्राउन ड्वार्फ्स की लेगा, तो हमें और भी फ्यूचर में जानकारी मिलेंगी। लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी है ब्राउन ड्वार्फ के बारे में, उसके बारे में पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये न तारे हैं और ना ही ग्रह है, बल्कि इनके बीच के स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। तो ये जो दिखने में, अगर ऐसे इनको स्ट्रक्चर में देखा जाए, मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर इनका देखा जाए, तो ये बृहस्पति जैसे गैसी विशाल ग्रहों के समान दिखते हैं। मतलब ऐसे जो इनका दिखना होता है, यानी इनकी जो संरचना होती है, वो बृहस्पति जैसे जो गैसों से बने हुए ग्रह हैं उनके जैसे ये दिखते हैं, अगर सामान्य तौर पर देखे जाए। दूसरी चीज जो इनके अंदर देखा जाता है, इनमें वर्षा द्वारा बादल, यानी ग्रहों की तरह ही इनके अंदर क्या होता है कि वायुमंडल में भी वर्षा के बादल हो सकते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि वर्षा के जो बादल होते हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन ये पृथ्वी पे जैसे जलीय बादल होते हैं, जैसे पृथ्वी पर जैसे हमारे ग्रहों पर या जैसे पृथ्वी की बात की जाती है, तो पृथ्वी पे वर्षा के जो बादल होते हैं वो जल से बने हुए होते हैं। यहां पर ये जलों से नहीं बने होते हैं, बल्कि गर्म सिलिकेट कणों से बने होते हैं। गर्म सिलिकेट कणों से बने होते हैं। और यहां पर जो वर्षा होती है एक तरीके की तूफान जैसी होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे रेत के तूफान उठते हैं, या रेत की जो वर्षा होती है उस तरीके से होती है। क्योंकि इसकी वर्षा क्या होती है? पानी की वर्षा यहां नहीं होती है, बल्कि गर्म सिलिकेट कणों की वर्षा होती है, यानी जैसे कि आपको मैंने बताया रेत की वर्षा यहां पर होती है। तो एक तो यह हो गया कि यह बृहस्पति जैसे गैस विशाल ग्रहों के समान दिखते हैं। दूसरा, ग्रहों की तरह इसमें भी बारिश होती है, लेकिन पृथ्वी के जैसे जल की बारिश नहीं होती है, बल्कि यहां पर जो बारिश होती है वो गर्म सिलिकेट कणों की होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब एक तरीके से रेत की यहां पर बारिश होती है। अच्छा, ये तो कुछ सिमिलरिटी हो गई जो इनकी ग्रहों जैसी हैं। अब अगर ये तारों जैसी कैसे दिखते हैं, तो तारों जैसी इनके अंदर भी चमक पाई जाती है, यानी ये लाल कलर के दिखाई पड़ते हैं, रेड कलर के चमकीले नजर आते हैं। लेकिन तारों के अंदर जैसे चमक पाई जाती है, इनमें भी चमक पाई जाती है, लेकिन तारों
तारों की चमक और इनकी चमक में क्या डिफरेंस है? तो तारों की चमक में क्या होता है, जो तारों की जो चमक होती है वो असल में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम होती है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की वजह से तारों की चमक होती है, लेकिन जो ब्राउन ड्वार्फ की चमक होती है ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होती है, बल्कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनकी सतह पर। यानी जो ब्राउन ड्वार्फ स्ट्रक्चर है इनके सतह पर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा, इनकी सतह से निकलने वाली उस ऊष्मा की वजह से इसमें चमक देखी जाती है। इसमें जो है एक बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं ना कि एक प्रकाश देखा जाता है और ये लाल कलर के नजर आते हैं। तो ये तारों की तरह से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का परिणाम नहीं होते हैं इनकी चमक, बल्कि इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनकी सतह पर, उसकी वजह से इनके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ये जो ब्राउन ड्वार्फ तारे हैं इनको कहा जाता है कि ये फेल्ड स्टार है। फेल्ड स्टार है मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मतलब ऐसे तारे थे जो बन तो रहे थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन पाए, तो फेल हो गए। ठीक है, और इसकी फेल हो गए, इसी वजह से इन्हें फेल्ड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें जो इसके बारे में, ब्राउन ड्वार्फ के बारे में अभी पता चली हैं, ये इसके बारे में अभी और जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, और जब और जानकारी हमें इकट्ठा होगी फ्यूचर में तो हम इसके बारे में और भी जानकारी आपको उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन ये जानकारी इकट्ठा कैसे होगी? इस दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से होगी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से नासा द्वारा यह विकसित किया गया है। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण 2021 में किया गया था, और ये 5 से 10 वर्षों के लिए काम करेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। तो होप कि मेरे बच्चों आप लोगों को ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, ये ब्रह्मांडीय संरचना क्या होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जितनी हमें जानकारी अभी तक है। बाकी आगे की जानकारी जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फ्यूचर में, भविष्य में देगा तो और भी जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, दूसरी न्यूज जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रही है, ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। यानी कि ऐसा अमीबा, एक ऐसा परजीवी खोजा गया है जो कि दिमाग को, यानी हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसे खा जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, तो एक ऐसा अमीबा एक कोश की जीव होता है। आपको पता ही होगा कि एक कोश की अमीबा कैसा जीव होता है। अमीबा जो होता है वो एक कोश की जीव होता है, एक कोश की जीव है। ठीक है, और एक कोश की जीव है और ये प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये जो एक कोश की जीव अमीबा होता है, ठीक है, इसमें से ये एक अभी जो मीठे पानी के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका झरना हो गया, जैसे कि झील हो गई, तो भारत में खासकर कि केरला के अंदर कुछ ऐसे केसेस देखे गए जहां पर मीठे पानी के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वहां पर एक अमीबा की एक ऐसी प्रजाति देखी गई है जब कोई भी उन मीठे स्रोतों पर नहाने जाता है, वहां पे नहाता है, तो ये जो अमीबा की प्रजाति है ये नाक के जरिए होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाती है, मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, और मस्तिष्क तक पहुंचकर मस्तिष्क को क्या करती है? खा जाती है। पहली बात तो वहां पे अमीबा पहुंचता है तो अपने बच्चे पैदा करता है, और फिर वो सारे बच्चे, यानी कि अमीबा के जो मतलब अगली पीढ़ी है, वो खूब सारी डेवलप होकर ब्रेन के अंदर पहुंचकर ब्रेन को खाना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद पेशेंट को कम से कम 7-8 दिन के बाद जब उसके ब्रेन में प्रवेश करता है, 7-8 दिन के बाद उसको वॉमिटिंग महसूस होती है, सर में दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बुखार आता है, इस तरह के सिम्टम आना शुरू होते हैं। लेकिन सिम्टम जब तक आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, ब्रेन के बहुत सारे जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उसे वो खा चुका होता है, और फाइनली मोस्टली केसेस में क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है। तो ये केरला में, पहले ऐसे केसेस जो हैं वो विदेशों में देखे गए थे, लेकिन अब भारत में जो ये केसेस देखे जा रहे हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के, वो केरला में देखे जा रहे हैं।
रहे हैं और केरला ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करी है अपने जो भी नागरिक हैं वहां पर केरला में जो रहते हैं, वहां पे एडवाइजरी जारी करी गई है कि किसी भी मीठे जो जल स्रोत हैं, जहां पे मीठे पानी के जो जल स्रोत हैं, झील हैं, तालाब हैं, जो भी आपके झरने हैं, वहां पर नहाने ना जाएं। ठीक है, साथ ही साथ स्विमिंग पूल में भी अगर नहाएं तो वो स्विमिंग पूल बाकायदा साफ होना चाहिए, उसमें क्लोरीन डालकर उसकी सफाई होनी चाहिए, उसका पानी जो है बार बार बदला जाना चाहिए, तभी वहां पर नहाएं। पब्लिक सोर्सेस जहां पे पब्लिक स्विमिंग पूल वगैरह है वहां पर जाने से बचें। तो ये एडवाइजरी जारी करी है केरला गवर्नमेंट ने इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के लिए जारी की है। अच्छा, ये जो अमीबा ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है और ब्रेन को खाना शुरू कर देता है, इसकी वजह से ब्रेन में एक सिम्टम और आता है, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, और इसे टेक्निकल टर्म में तकनीकी रूप से अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। टेक्निकली इस बीमारी को क्या बोला जाता है? अमीबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। इसके अलावा सर, क्या इसका कहीं से पता किया जा सकता है? अगर किसी को यह इंफेक्शन हो गया है, अगर अमीबा उसके ब्रेन में घुस गया है, तो क्या इसका थोड़ी देर मतलब इसका पता किया जा, इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है, इस बीमारी का पता किया जा सकता है? हाँ, जब सिम्टम आना शुरू होते हैं, अगर शुरुआती सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, सिर्फ वॉमिटिंग हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो अगर जल्दी से हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो अक्सर आपकी रीढ़ की हड्डी से जो बोन मैरो होती है, उस बोन मैरो को निकालकर, ठीक है, बोन मैरो को निकालकर या हमारे जो रीढ़ की हड्डी में पानी होता है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो उस रीढ़ की हड्डी के पानी को निकालकर अगर उसका टेस्ट किया जाए तो उस टेस्ट में कभी कभी ये डिटेक्ट हो जाता है, ये अमीबा आ जाता है कि ये अमीबा से ये इंफेक्शन हो गया है, और फिर उस वक्त उसका इलाज संभव हो पाता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो ये टेस्ट होते हैं, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर जो टेस्ट किया जाता है, ये ऐसा टेस्ट में अक्सर देखा जाता है प्राइमरी स्टेज में ये अमीबा जो है वो नजर नहीं आता या अमीबा को डिटेक्ट नहीं किया जा पाता है। तो है टेस्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अमीबा डिटेक्ट हो पाए, अमीबा का पता चल पाए जो कि आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। इसी वजह से ये इसका इलाज और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि परीक्षण सफल हो गया और पता चल गया कि इसको ये अमीबा ने, पेशेंट जो है उसको इस अमीबा ने जो है इन्फेक्ट कर दिया है, तो फिर क्या किया जाएगा? क्या कोई दवा है सर? तो अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए, शुरुआती दौर में ही पता चल जाए कि पेशेंट को इस अमीबा ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उपचार है, कुछ एंटी माइक्रोबियल कॉकटेल दी जाती हैं। एंटी माइक्रोबियल कॉकटेल का मतलब होता है कि बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। यानी कई कॉकटेल समझते हैं ना, जब बहुत सारी शराबों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसे कॉकटेल कहते हैं। ठीक है, कॉकटेल कहते हैं। तो यहां पर बहुत सारी एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल दवाओं को आपस में मिक्स किया जाता है। मल्टीपल एंटी माइक्रोबियल दवाओं को मिक्स किया जाता है। मिक्स मतलब कि एक साथ 3-4 अलग अलग तरीके की दवाएं, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं पेशेंट को, तो इसे बोला जाता है मिल्टेफोसिन। इसे क्या नाम दिया जाता है? मिल्टेफोसिन। तो एंटीमाइक्रोबियल कॉकटेल जिसे मिल्टेफोसिन कहा जाता है, उसे जब पेशेंट को दिया जाता है तो इससे काफी आराम, काफी रिलैक्स पेशेंट को मिल सकता है। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और देते हैं इस कॉकटेल के साथ, अमीबीसाइडल दवा, यानी ऐसी दवाएं जो कि अमीबा को मारती हैं, जो अमीबा को खत्म करती है। ठीक है, तो ऐसी दवाओं को भी इस मिल्टेफोसिन नाम के जो कॉकटेल है उसके साथ कॉम्बो करके जोड़कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको बहुत सारी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का कॉकटेल प्लस अमीबीसाइडल दवा, ये दोनों मिलाकर जब दी जाती हैं तो पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया है, शुरुआती दौर में पता चल गया है, तो पेशेंट का इलाज हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। लेकिन अक्सर जो है ये इसका डिटेक्शन इतनी लेट में होता है कि जो भी पेशेंट होता है उसकी जान बचाई नहीं जा पाती। भाई जब ब्रेन को ही खा लिया तो फिर अब कैसे जान बचेगी? ठीक है, तो ये काफी चर्चा में रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इस हफ्ते की न्यूज में रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का पेयजल संबंधी अध्ययन किया गया है। तो देखिए भैया, भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। ठीक है, मैं आपको अगर बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग
79 डिस्ट्रिक्ट हैं, 79 डिस्ट्रिक्ट हैं 16 स्टेट में, यानी 16 जो स्टेट्स हैं, क्या स्टेट हैं, उस प्रांत हैं, तो उस 16 प्रदेशों में, 16 प्रांतों में 79 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी देखा गया है, कुछ सालों पहले देखा गया है कि वहां के पानी जो है, जो ग्राउंड वाटर आता है, जो पानी, जो भूजल आता है, उस भूजल के अंदर खतरनाक रेडियो एक्टिव क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम पाया जाता है। ऐसा देखा गया कुछ साल पहले की स्टडी में, ठीक है। तो अब सोचिए, भारत के 16 उसमें प्रांतों के 79 डिस्ट्रिक्ट के भूजल के अंदर जो लोग पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर रेडियो एक्टिव यूरेनियम पाया गया। अब ये यूरेनियम क्या कर सकता है? यूरेनियम अगर पाया जाता है तो यूरेनियम कुल मिलाकर बहुत सारा नुकसान कर सकता है। अगर यूरेनियम एक मिनिमम अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि जो तय अमाउंट WHO ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, अगर भूजल में उससे ज्यादा अमाउंट अगर यूरेनियम का मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर इससे, असल में ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है और इसके अंदर से गामा किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा निकलती हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक किरणें होती हैं रेडियो एक्टिव तत्वों में, उसे गामा किरणें कहते हैं। और ये जो गामा किरणें होती हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो DNA होता है उसको चेंज कर सकती हैं, हमारे आनुवंशिकी में बदलाव ला सकती हैं, और इसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत तरीके के कैंसर हो सकते हैं। तो बहुत सारे कैंसरों का कारक बन सकता है ऐसा भूजल जिसके अंदर यूरेनियम मौजूद है, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसके अंदर से निकलने वाली गामा किरणें हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो DNA है उसको में बदलाव कर सकती हैं, और बहुत सारी गंभीर बीमारियां, खासकर की मुख्यतः कैंसर, विभिन्न प्रकार के अंगों के कैंसर, बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, उनको डेवलप करने में ये सक्षम होती हैं ऐसे ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम है। अब बात यहां पर आती है कि जब इतने हमारे पूरे देश में इतनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूरेनियम पाया जाता है, भूजल में पाया जाता है, तो सर कितना जो यूरेनियम है, कितना अमाउंट यूरेनियम जो है वो अगर हो तो वो हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता, और कितना उससे ज्यादा हो तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये एक बड़ी स्टडी की बात थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कहा गया है कि अगर पानी के अंदर 30 माइक्रोग्राम, ठीक है, 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, समझिएगा मेरी बात, 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर अगर यूरेनियम मौजूद है या उससे ज्यादा मौजूद है, 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा अगर यूरेनियम भूजल में मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में वो हानिकारक हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है, वो बीमारियों को क्रिएट कर सकता है। ये किसके अकॉर्डिंग था? WHO के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो अब जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि यूरेनियम पाया जाता है भूजल के अंदर, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को जो है वहां पर क्या करना पड़ेगा? सफाई, मतलब जो भूजल निकल रहा है जमीन से, उसको साफ करने की यूनिट लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर से यूरेनियम को निकाला जा सके, जिससे कि अंदर से यूरेनियम जो है वो इतना कम किया जा सके कि वो 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से क्या हो जाए, उसकी अमाउंट कम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? काफी पैसा खर्च करना पड़ता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर पानी की सफाई की जाती है और उसके अंदर से हानिकारक यूरेनियम की मात्रा को कम किया जाता है, जिससे कि वहां के लोगों को जब उसको पिए या उसको इस्तेमाल करें तो नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अभी जो ये इस हफ्ते क्यों चर्चा में रहा? WHO के हिसाब से तो 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते ये चर्चा में न्यूज क्यों रही? क्योंकि जो हमारे यहां जो बहुत बड़ी रिसर्च एजेंसी है, जिसे बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बोलते हैं, इसने एक रिसर्च किया, ठीक है, इसने पूरा डेटा कलेक्ट किए और काफी रिसर्च करके मतलब उस पर आया, रिजल्ट पर आया है कि अगर किसी के शरीर में, मतलब अगर जो पेयजल होता है, उस पेयजल में अगर 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर अगर यूरेनियम मौजूद है तो ये जो है
मतलब ये जो है हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता। यानी 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अगर कम यूरेनियम मौजूद है किसी पेयजल के अंदर तो हमारे शरीर को कोई खास नुकसान नहीं होता। जबकि डब्ल्यूएचओ क्या कह रहा है कि 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ऊपर जो है वो क्या हो नुकसानदायक है। लेकिन हमारे जो बार्क की स्टडी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर की जो स्टडी है वो कहती है नहीं 30 माइक्रोग्राम से ऊपर भी अगर हो, 40 हो, 50 हो, 55 हो, 59 हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ऊपर जाएगा यूरेनियम अगर किसी पेयजल के अंदर तो वो हानिकारक हो सकती है, वो जानलेवा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये नई स्टडी आई है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अब क्योंकि ये स्टडी बार्क ने दे दी है और ये आश्वस्त हो गए हैं कि भैया 60 माइक्रोग्राम से अगर नीचे है तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अब गवर्नमेंट को ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर 60 माइक्रोग्राम से प्रति लीटर से कम अगर यूरेनियम वहां के पेयजल में मौजूद है तो वहां पर वो यूनिट वो बंद कर देंगे गवर्नमेंट कि भैया रहने दो, अब यहां पर सफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना जो है वो इतना जो है शरीर को नुकसान नहीं करेगा। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो खर्च होगा पानी की सफाई का, पेयजल की सफाई का, जिसकी वजह से वो यूरेनियम को की मात्रा को कम करते थे, वो लोड गवर्नमेंट पर क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। यानी पेयजल की सफाई में जो पैसा खर्च होता था जहां पर वो 30 माइक्रोग्राम से ऊपर 30 माइक्रोग्राम से जहां पर ऊपर का मामला हो रहा था तो वहां पर अब वो यूनिट बंद कर दी जाएंगी और 60 माइक्रोग्राम की अब वहीं पर पेयजल यूनिट की सफाई की यूनिट लगाई जाएंगी जहां के भूजल के अंदर 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज्यादा जो है वो यूरेनियम प्रेजेंट है, मौजूद है। तो इसी वजह से, इस स्टडी की वजह से गवर्नमेंट का खर्च जो पेयजल की सफाई पर पड़ रहा था उसका लोड गवर्नमेंट पर अब कम हो जाएगा। तो ये इसी वजह से काफी चर्चा में रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। नेक्स्ट जो हमारे उसमें रहा है, न्यूज रही है इस हफ्ते की, वो बहुत चर्चा में रही है। इस हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि जितने लोग माइक्रोसॉफ्ट का जो ये विंडोज यूज करते थे उनका पूरा का पूरा जो है स्क्रीन ब्लू कलर का हो गया। पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, पूरी दुनिया में फ्लाइट्स रोक दी गई, दुनिया में ऑफिस के काम रुक गए, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बैंक के काम रुक गए, बहुत सारा उथल पुथल मच गई। जिस दिन क्या हो गया, पूरी की पूरी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्रैश कर गया, विंडोज जो है वो क्रैश कर गई, आपने भी सुना होगा। तो इसे कहा गया, इस इवेंट को कहा गया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के नाम से जाना गया। इस इवेंट को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के नाम से जाना गया जब विंडोज जो है वो काम नहीं कर रही थी, क्रैश कर गई थी। हुआ ये मामला कि देखिए हमारी जो ऑनलाइन जो है साइबर थ्रेट हमेशा रहता है। मतलब जो भी अगर आप इंटरनेट पर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी विंडोज यूज कर मतलब इंटरनेट पे काम कर रहे हैं या विंडोज पर कोई काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो उस पर हमेशा एक साइबर थ्रेट का, एक जो साइबर हमलों का हमेशा खतरा बना रहता है। कोई आपके हैक कर सकता है, इस तरीके के खतरे हमेशा बने रहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्राउड स्ट्राइक कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है उसका, क्राउड स्ट्राइक ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने उसके कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, उन स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से हमेशा विंडोज पर नजर रखती है कि कोई उनके जो विंडोज जो यूज कर रहा है उस पर साइबर हमला ना कर सके। तो जितने भी कंप्यूटर विंडोज को यूज करते हैं उन पर साइबर हमले ना हो सके, साइबर थ्रेट ना हो सके, साइबर जो है वो हमले ना किए जा सके, तो उन पर नजर रखने का काम कौन करता है, क्राउड स्ट्राइक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से, जिन्हें फॉल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, उन सॉफ्टवेयर की मदद से इन थ्रेट्स पर नजर रखता है। और अगर कोई थ्रेट आ जाता है, कोई खतरा आ जाता है किसी कंप्यूटर पर, तो वो उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ब्लॉक कर देता है। तो क्राउड स्ट्राइक नाम की ऑर्गेनाइजेशन फॉल्कन सेंसर की मदद से क्या करती है, इंटरनेट पर जो रियल टाइम में खतरे होते हैं, जो साइबर खतरे होते हैं, उन पर नजर रखने का काम करती है, उन्हें ब्लॉक करने का काम करती है, जिससे कि आपके कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर का डाटा सुरक्षित रह सके। अब हुआ क्या, हुआ यह कि क्राउड स्ट्राइक का जो फॉल्कन सेंसर था वो अपडेट मांग रहा था, यानी उसके सॉफ्टवेयर
कुछ बदलाव मांग रहा था। तो अब ऐसी कंडीशन में क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है उसने क्या किया, अपने फॉल्कन सेंसर में अपडेट करना शुरू कर दिया, और ये जो अपडेट था वो सही समय पर नहीं हो पाया। और जब ये अपडेशन, भाई हर जो सॉफ्टवेयर होता है अपडेट मांगता है, तो जो फॉल्कन सेंसर था जो हमें खतरों से बचाता है हमारे कंप्यूटर को, उसमें अपडेट मांग रहा था। तो जब क्राउड स्ट्राइक ने फॉल्कन सेंसर को अपडेट करना शुरू किया, वो अपडेट उस तरह से नहीं हो पाया जैसा नॉर्मली हो जाता, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब फॉल्कन सेंसर सही ढंग से अपडेट नहीं हो पाया ये सेंसर, ये सॉफ्टवेयर, तो फाइनली क्या हुआ कि सभी जो भी ये विंडोज यूज करते थे, जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज करते थे, उनके जो कंप्यूटर स्क्रीन रही वो ब्लू कलर की हो गई। यानी कि ऐसी कंडीशन में वो पूरा का पूरा विंडोज क्रैश हो गया, पूरा का पूरा विंडोज काम ही नहीं कर पा रहा था, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनकर आने लगा, पूरी स्क्रीन इस तरीके की हो गई, और इसी को कहा गया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा गया। क्या कहा गया? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा गया। तो वही ये न्यूज इस हफ्ते रही कि क्राउड स्ट्राइक के फॉल्कन सेंसर के सॉफ्टवेयर अपडेट में गड़बड़ी के कारण दुनिया भर के कई विंडोज कंप्यूटर और सर्वर डाउन हो गए, तथा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाले बूट लूप में इसे भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यही कारण था जिसकी वजह से सबके स्क्रीन काम करना बंद कर गए। तो असल में था ये जो चीजें हैं वो थी अच्छे के लिए, लेकिन कभी कभी ये सॉफ्टवेयर है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कंप्यूटर की दुनिया है, यहां पर हर चीज 100% सही हो जाए तो ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से कितना नुकसान, कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, कितने लोग परेशान हुए, ये बहुत ज्यादा रहा, और इसकी वजह से ये काफी चर्चा में ये न्यूज रही। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को 101% समझ में आ गया होगा कि आखिर ये विंडोज क्रैश क्यों हुई थी, आखिर क्यों ये सबकी स्क्रीनें जो हैं कंप्यूटर की स्क्रीनें जो हैं नीली हो गई हो थी। ये बात आपको मुझे लगता है 100% बात समझ में आ गई थी कि भैया सॉफ्टवेयर सही ढंग से, जो सॉफ्टवेयर हमें बचाता है रियल टाइम अटैक से आपके साइबर अटैक से, वो सही से अपडेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये आपका ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जैसी घटना हुई। तो होप कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो होप बच्चों इस हफ्ते की जो न्यूज़ थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, मज़ा भी आया होगा इन सब के बारे में जानकर। तो होप कि आप लोगों को ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम के लिए। तो इस हफ्ते इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते में नई न्यूज़ के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।